ये देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम और कौन टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स जो सरकार को पे करता है, टैक्स जो पे करता है, सरकार बोला कि आप दो तरह का टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, या रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप कभी भी, आप जब टैक्स पेयर बनिएगा उसके लिए क्या करना होगा? आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा, तभी तो आप ये टैक्स पेयर कहलाइएगा। क्या बिना आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए आप टैक्स तो नहीं ना, सरकार को आप ये नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। ठीक है, टैक्स पेयर तो करीब 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 सारे को ही है। करीब करीब क्या मतलब, इन द वर्ल्ड कोई भी है, इन द वर्ल्ड का बात छोड़ दो, इंडिया का, वर्ल्ड में बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, मगर इंडिया का कोई भी चीज, आप अगर कोई बच्चा अगर जन्म भी लेता है ना, तो उसको अगर सुई खरीदने जाएगा, उसका पहला अगर सुई देगा, अगर उसको पहला अगर दूध भी पिलाएगा ना, तो उस पर टैक्स लगता है। देखा कभी भी तुम अगर उसको ग्लूकोज भी तुम खरीदने जाएगा तो देखना उसमें लिखा हो रहता, ऑल टैक्सेस इंक्लूड ऑल टैक्सेस, इतना रुपया उसका दाम है। यानी क्या कि उसमें टैक्स ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं ना? वो कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि मेरे बदले में हम टैक्स उनको दुकानदार को दे दिए, दुकानदार अपना पे करेगा। यही होता है ना। तो दुकानदार अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा? दुकानदार पे करेगा। और नहीं तो दुकानदार अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे पहले जहां पर बना है वो रजिस्टर्ड होगा, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन लिया होगा, तब उसका टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब क्या हुआ कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बोला कि ठीक है आप रेगुलर टैक्स पेयर में ले लिया कोई रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया का भी आपका टर्नओवर है, 1 रुपया का भी टर्नओवर है। टर्नओवर समझ में आता है किसको बोला जाता है? जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं हो। ये सामान का दाम है 10 रुपया और इसमें टैक्स लगा 2 रुपया, तो 12 रुपया सामान का दाम हुआ। मगर टर्नओवर पूछेगा तो कौन सा टर्नओवर है ये? इसका 10 रुपया टर्नओवर है, 12 रुपया काहे बोलता है तुम लोग? 10 रुपया इसका टर्नओवर है। इसका टर्नओवर कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, और टैक्स है 2 रुपया। ठीक है, टैक्स कितना है? 2 रुपया। टर्नओवर उसका कैलकुलेट करेगा, एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाता है उसको। क्या टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। ये एकदम ध्यान से तुम लोग गांठ बांध लो। एग्रीगेट टर्नओवर अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर वो होता है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाता है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर उसको बोला जाता है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम लोग समझ जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास से हम भेज देंगे तुम लोग को। ठीक है, अपना ये कर लेना। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को। ठीक ना? समझ में आया? अब क्या हुआ कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कितना डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है? 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है। वो कौन देता है? गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि आप अब जितना जीएसटी का नॉर्म्स है उसको फुलफिल कीजिए। ठीक है, तो जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, लेने के बाद क्या होगा कि आप मान लो रेगुलर टैक्स पेयर में ले लिए। रेगुलर टैक्स पेयर के लिए कोई भी टर्नओवर का लिमिट नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर उसमें कुछ नहीं देखा जाता है, आपका टर्नओवर क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। रेगुलर में लेना है तो आपको मिल जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लो, कल को अगर पूछेंगे समझना फिर तुम लोग। ठीक है, रेगुलर टैक्स पेयर क्या होता है कि उसको कोई भी लिमिट का जरूरत नहीं है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, ठीक है, आप रेगुलर में हैं, आप 2 साल रेगुलर में काम किए, ठीक है, रेगुलर का जितना नॉर्म्स आप फुलफिल कर रहे हैं, अब आप क्या बोले कि हमारा जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम, हम क्यों रेगुलर ले? हम चलो कंपोजिट स्कीम, कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। कंपोजिट देखो हम लोग बोलने लगे, कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या देखेगा? तुम अपना क्या देखेगा? टर्नओवर देखेगा कि मेरा 1.5 करोड़ से कम है कि नहीं, सबसे पहला यही देखेगा। फिर दूसरा क्या देखेगा? फिर दूसरा और क्या देखेगा?
कि मेरा हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं, और क्या देखेगा? मतलब फटफट बोलो, तुम लोग बुक वुक मत देखो, अपना दिमाग तो को यूज करो। क्या होगा? दिमाग यूज करेगा ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तो अपना बुक देखने लगेगा, फेंका जाएगा। ठीक है। क्या है? कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए हम क्या बोले थे कि 1.5 करोड़ सबसे पहला। ठीक है। अगर आप नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं तो 75 लाख हम बोले थे। और क्या है? और दूसरा और क्या देखेगा? हम ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं कि नहीं। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो वो क्या देखेगा कि हम अपना स्टेट से बाहर माल बेच रहे कि नहीं। अगर बाहर बेच रहे हैं तो हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। और क्या है? अगर मान लो कल को आपका कोई क्लाइंट मिला, ठीक है, आप उसका जीएसटी का काम करना चाहते हैं, आप जीएसटी का प्रैक्टिशनर बन गए। ठीक है। मेरे से पढ़ लिए, पढ़ने के बाद बहुत मेहनत की आप लोग, पढ़ने में बहुत मेहनत किया, तो क्या हुआ कि आप इतना नॉलेज हो गया तुम लोगों की, तुम लोग अपना एगो कहीं पर ऑफिस खोल लिया। ऑफिस खोलने के बाद शीशा उसा लगा दिया, एकदम पर्दा उर्दा ब्लू कलर का लगा दिया, रोलिंग वाला चेयर लगा दिया, लगा के अपना बैठ गया। उसमें बाहर में नाम लिख दिया कि मेरा नाम ये है, हम जीएसटी प्रैक्टिशनर है, मेरा एजुकेशन ये है। बैठ गया। अब बैठने के बाद कोई क्लाइंट आएगा, आपसे पूछेगा कि सर हमारा तो पहले से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, हम चाहते हैं कंपोजिशन ले लें। तो तुम उसको कैसे समझाएगा? हाँ हाँ ठीक है, ले लीजिए, आइए, हमको 2,000 रुपये दीजिए, हम कंपोजिशन लगा देते हैं आपका। है, बस यही बोल देगा। उसको समझाएगा ना कि हाँ आपका कंपोजिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, आपका कितना टर्नओवर है, आप क्या काम करते हैं, आप इंटर स्टेट सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। है, तो आप खाली बैठ गए, आपके पास पूंजी था, घर में 2 लाख रुपया था, आप पूरा शीशा उसा लगा दिए, एसी उसी लगा के बैठ गए, आपको नॉलेज ही नहीं है। क्या? और खास करके मेरा बच्चा लोग को तो नॉलेज होगा नहीं। क्या? पढ़ा रहे उस समय 2 दिन बाद भूल जाता है, क्या करेगा? तुम लोग कभी नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। तो मतलब दिमाग में थोड़ा तेज रखो तब ना होगा जी। हम कोई भी चीज छोड़ेंगे तब तुम बोलना कि हाँ सर आप ये हमको नहीं पढ़ाए। पूरा जो भी एक एक चीज आपको पढ़ा के हम दे देंगे। बाकी अपना ऊपर है, तुम लोग को ग्रैब करना तुम्हारे ऊपर है। ठीक ना? तो क्या हुआ, सबसे पहला क्या देखेगा कि आप इंटर स्टेट सप्लाई है कि नहीं, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है कि नहीं, आप कहीं पान बीड़ी टोबैको वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, तब आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। आके आपको बोल दिया सर हम क्या करना चाहते हैं, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, उसमें क्या होगा कि हम थोड़ा सा पेपर वर्क कम होगा, ये होगा। तो बोला क्या काम करते हैं आप? तो बोला मेरा तो आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग है, दिलवा दीजिए सर। अरे आप ये है जी, आप जेल चल जाइएगा। हाँ, आइसक्रीम का आप मैन्युफैक्चरर है, आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिएगा। हाँ, रूल एकदम साफ साफ सेक्शन 10 में बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है, उसको कंपोजिशन स्कीम सरकार नहीं देगा। ठीक है। जो आइसक्रीम बनाता है ना, उसको कंपोजिशन स्कीम में नहीं ऑप्ट करने देगा। और क्या हम बोले थे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तुम इंटर स्टेट मैरिज नहीं कर सकता कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है। दूसरा कास्ट का लड़की को शादी करके नहीं ला सकता है। ठीक ना? अपना जात में अपना मतलब अरेंज मैरिज कर सकता है। इंटर कास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। तुम क्या किया, तुम मड़वाड़ी है, तुम राजपूत का लड़की से शादी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो है सेम कास्ट में कर सकता है। इसी को क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या हुआ, मतलब तुम अपना कास्ट का दूसरा कास्ट से शादी कर लिया, वो क्या है? इंटर स्टेट। बोलता है ना इंटर स्टेट, इंटर मैरिज कर लिया, है ना? वो इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज का मतलब क्या, कि हम दूसरा दूसरा से शादी करिए, वो इंटर कास्ट मैरिज हुआ। उसी तरह से इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट। अगर तुम कोई काम कर रहा है तो तुमको कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है, बट उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम नहीं कर सकता है। और क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम नहीं कर सकता है। और क्या था, कोल्ड ड्रिंक्स एल्ड्रेट वाटर का काम नहीं कर सकता है। और क्या था, हैं? और कुछ था जी, हम भूल गए। हैं?
और बस बस इतना ही रहने दो, पान मसाला टोबैको वाला काम है, ठीक है, और कुछ तो नहीं था सर। ये करना है, अगर मान लो कि आपको सर्विस का काम करना है, ठीक है, अगर गुड्स का काम करना है, आप पूछोगे अपने क्लाइंट से आप क्या काम करता है, तो बोलेगा कि हम कोयला का बेचने का, कोयला खरीदना बेचना काम करते हैं। ठीक है, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। मगर आप एक ही स्टेट में काम करते हैं? हाँ, एक ही स्टेट में काम करते हैं। आप का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है? हाँ कम है, ठीक है, चलिए आपको हम दिला देते हैं। ठीक है, अगर वो मान लो कि, हाँ जैसे कि अगर 1.5 करोड़ का सर टर्न ओवर है, जीएसटी मतलब इसमें तो इंक्लूड है नहीं सर? नहीं, जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ का जीएसटी इंक्लूड नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आप ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर दिख रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर दिख रहा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, उससे कम तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या है, 175 लाख का ये, हाँ 75 लाख, ठीक है, का टर्नओवर होना चाहिए। अब क्या है, देखो बंद हो गया लग रहा है ना, कम कर दो अब, ठीक है हो जाएगा, गर्मी लगने लगा था। ध्यान नहीं है पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई के चक्कर में देखो, पढ़ने में बहुत चीज है जी, पढ़ने से में ना बहुत चीज भूल जाएगा आदमी, दुनियादारी भूल जाता है। हाँ, ऐसा चीज ही है। अब चलो आ जाओ आगे, आप सुनो, ये देख लिया टर्नओवर, तुम लोग मैच उच करवा लिया, सब हो गया, सब अब उसको तुम लोग दिलवा देगा, ठीक है, कैसे दिलाया जाता है वो हम बतला देंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन जब पढ़ाएंगे ना तुम लोग को, तब वो पता चल जाएगा। उसका विंडो खुलता है सिर्फ मार्च का महीना में, मार्च होता है ना, अप्रैल मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला जो मंथ है, एक ही महीना खुलता है, उसमें आप किसी को कंपोजिशन स्कीम दिला सकते हो, ठीक है। वो जब विंडोज खुलेगा ना, जब आपका जब ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे उस समय आपको ये सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये बहुत सारे लोग का उधर खुल जाता है। अरे बाबा, तो एगो विंडो आप, एगो फेसबुक है उसमें सब चला रहा है, इंस्टाग्राम तो सब चला रहा है, नहीं चला रहा है, तब फिर आप बोलोगे कि अरे एगो है मेरा, सब कैसे चला रहा है? ऐसा मतलब लिमिट क्या है कि एक मंथ में ही ना करना, उससे पहले हाँ, एक ही महीना में, मार्च ही महीना में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, हट कभी भी सकते हो। सर फेसबुक और ये सब तो सर हमेशा चलता है सर। तो मतलब अगर मान लो कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है तो एक ही फेसबुक है ना, सब कोई चला रहा है, तो उसी तरह जीएसटी की तो एक ही ना। आपके पास 100 कस्टमर आ गया कि कंपोजिशन तो आप एक महीने में 100 हो जाएगा सर? और कहीं नहीं होगा तो खुलेगा, वेबसाइट तो खुलेगा, एक का खुला, वेबसाइट खुलता है ना फेसबुक का खुला, तो लॉगिन तुम भी किया, 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 इंस्टाग्राम खुला, सब कोई अपना रजिस्टर करके कर रहा है काम, क्या एक ही ना, साइट तो एक ही है, उससे क्या मतलब। अब ये देखो, ये मस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझ लो तुम लोग, क्या है, कंपोजिशन का रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, कंपोजिशन का रेट ऑफ टैक्स, ठीक ना। कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई पर्सन ऑप्ट करता है, अगर वो कोई लेता है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, आप किसी क्लाइंट को अपना कंपोजिशन स्कीम दिला दिए, ठीक ना, तो उसको अगर मान लो वो गुड्स का काम कर रहा है और सर्विस का काम कर रहा है, क्या ट्रेडिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर, मतलब क्या, खरीद बिक्री का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, खरीद बिक्री का काम कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो वैसा आदमी को कितना परसेंट टैक्स देना है सरकार को? ओनली 1%, कितना परसेंट? 1%। और उसमें क्या सीजीएसटी कितना? 0.5, और एसजीएसटी कितना, और आईजीएसटी कितना देना होगा? क्यों? इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट तो तुमको पावर ही नहीं है करने का,
इंटर स्टेट पावर है कंपोजिशन स्कीम को? नहीं ना। अगर इंटर स्टेट करेगा तब ना आईजीएसटी लगेगा। इसीलिए यहाँ हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। मतलब ये सीजीएसटी मतलब मोदी जी को जाएगा 0.5% और एसजीएसटी मतलब हेमंत सोरेन को जाएगा 0.5%। मतलब 65 हो। मान लो कि तुम क्या किया, पूरा साल, पूरा महीना में, एक महीना में मान लो कि तुम क्या किया, लैपटॉप का कारोबारी है तो तुम क्या करता है, लैपटॉप बेचता है। ठीक है, तुम क्या लिया हुआ है, कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है। ठीक है, तुम मान लो कि 10 लैपटॉप बेचा, 10 लैपटॉप का 50,000 रुपया करके 10 का कितना हो गया है, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया हो गया, उसका 1% सरकार को जमा, कितना करेगा, 1%। 1% में 5.5 किसको दे देगा, मोदी जी को सेंट्रल में दे देगा, और 0.5% हेमंत सोरेन को दे देगा। ठीक है, कैसे दिया जाता है वो सब सब अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। खाली आपको ये पता, अगर मान लो बिहार में रहेगा तो किसको किसको देगा है, मोदी जी को तो जाएगा ही जाएगा, नीतीश को चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बंगाल में तो ममता दीदी को चल जाएगा। अगर मान लो उड़ीसा में है तो कौन है उड़ीसा का जी, है, हाँ, नवीन पटनायक को चल जाएगा 0.5%। अब वो क्या करेगा, अपना जो भी तुम लोग को सरकारी अस्पताल में पैसा दे दे, या फिर किसी को भी अपना जो भी डेवलपमेंट का काम है सरकार जो करता है वो करेगा। ठीक है, अब ये रेस्टोरेंट सर्विस, अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट अगर तुम्हारा क्लाइंट जो है वो रेस्टोरेंट खोला है और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो उसको क्या बोलेगा कि 1% टैक्स आप जमा कीजिएगा, नहीं 5%। रेस्टोरेंट जो है ना उसको कितना परसेंट जमा करना है, 5%। ठीक है, और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, रेस्टोरेंट वाला का टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़। क्यों, सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, रेस्टोरेंट सर्विस है, देखो, हाँ, रेस्टोरेंट वाला जो भी है 1.5 करोड़ है। ऐसा मत समझ लेना कि सर्विस प्रोवाइडर का तो सर 50 लाख बोले थे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ है, देखो, सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट रिलेटेड टू हैविंग टर्नओवर मोर देन 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर, है ना। मतलब पिछला साल 50 लाख रुपया तक अगर टर्नओवर होगा अगर सर्विस वाले का, तब उसको कंपोजिशन मिलेगा। और उसमें रेस्टोरेंट इंक्लूड नहीं होगा, रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, रेस्टोरेंट का सर्विस उसमें इंक्लूड नहीं होगा। रेस्टोरेंट वाले लोगों को 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखना है। अब बाकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, हम एसी बनाने का काम करते हैं, हम एसी बनाने का काम करते हैं, हम क्या है, हम एडवोकेट हैं, है ना, हम एडवोकेट हैं। हम किसी क्लाइंट से, हमको मेरा, हम किसी का केस लड़े, वो हमको एक ही तो केस हम लड़े पूरा साल में, और वो हमको कितना पैसा दिया, 50 लाख रुपया दिया लाके। ठीक है, 50 लाख रुपया हमको लाके दिया। क्या हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ या ना, कस के बोलो ना जी, ले सकते हैं ना, है? क्यों, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारा टर्नओवर कितना है, 50 लाख। 50 लाख हमको पूरा साल में एक ही तो क्लाइंट बैठाया, 50 लाख रुपया लाके दिया, वो 51 लाख का लाके देता तो हम कंपोजिशन में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। क्यों, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। अगर कोई डॉक्टर रहता, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा, उसको 51 लाख रुपया का इनकम हो गया पूरा साल में, कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहेगा। वो कौन सा स्कीम में आएगा, रेगुलर टैक्स पेयर का लाएगा। और ये कौन सा टैक्स पेयर है, कंपोजिशन टैक्स पेयर। कौन सा टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ है, पर चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब कि क्या बोले, हम मोबाइल बेचते भी हैं, मोबाइल बनाते भी हैं, ठीक है, उसमें दोनों काम इंक्लूड हो गया ना जी। दुकान में तुम अपना सर्विस का भी काम कर रहा है, बेचने का भी काम कर रहा है, बनाने का भी काम कर रहा है, तो उसमें कितना परसेंट सरकार को टैक्स देना है, 6%। या सिर्फ सर्विस होता तो भी 6%। अगर सिर्फ सर्विस है, आप क्या कर रहे हो, आप कैटरिंग का काम कर रहे हो, या फिर आप एडवोकेट का काम कर रहे हो, आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 6%, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ। 6% सर्विस वाले लोगों का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ये ट्रेडिंग के लिए 1%।
ठीक है, यानी सर्विस प्रोवाइडर जो होगा उसको कितना 6% का टैक्स देना है। क्लियर? कोई दिक्कत? याद रहेगा ना जिंदगी भर एकदम? ठीक है। क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन ना, कंडीशन, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ, रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन का लेवी अगर क्या कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम मस्ट नाइदर बी अ कैजुअल टैक्स पेयर, पर्सन नॉट नॉन रेसिडेंस टैक्स टैक्सेबल पर्सन हो, है ये सब कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब पढ़ने। नाइदर कैजुअल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है मालूम? कैजुअल टैक्स पेयर जब आ गया तो सुन लो, कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंस कौन होता है? रेसिडेंट मतलब समझ में आया? जो मान लो विदेशी है, जो बाहर, नॉन रेजिडेंट, तो वो लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं देगा सरकार। ठीक है। और क्या कैजुअल टैक्स पेयर? कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है? जैसे मान लो कि हम महाराष्ट्र में जाके कोई हमको ठेकेदारी का काम लिए, वहां पर 15 दिन काम करना या महीना भर काम करना, फिर आ जाता। ठीक है। टाटा स्टील में मान लो कि कोई बाहर का आदमी आके वहां पर प्लांट लगाना है, तो वो क्या किया, एगो कैजुअल जीएसटी नंबर ले लिया 15 दिन के लिए। कैजुअल टैक्स पेयर बोला जाता है उसको। टेम्पोररी नंबर ले लेता है जो 3 महीना तक वैलिड होता है। ठीक है। उसके बाद बंद हो जाता है 3 ही महीना तक, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। जो हमेशा के लिए जीएसटी नंबर लिया है उसको मिलेगा। वो कैजुअल टैक्स पेयर कौन हो सकता है? जैसे उसको एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाके और कुछ काम करना है कुछ दिन के लिए, फिर वापस आना। हाँ, ठीक है। वो कुछ टेम्पोररी काम करना है, फिर उसको अपना शहर में आके काम करना। क्या कुछ 3 महीना का देता है, 3 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन देता है कैजुअल टैक्स पेयर को। ये देखो, फिर वो बढ़ता भी है, आप बढ़वा सकते हो कि मेरा भी काम पूरा नहीं हुआ, बढ़ा दीजिए, बढ़ा सकता है। ठीक है। स्टॉक एंड फंड फॉर परचेस ऑफ कोर्स, इंटर स्टेट ट्रेड ही तो पढ़ा दिए। इंपोर्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया, बाहर से अगर कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, रिसीव फ्रॉम इस ब्रांच स्टेशन आउटसाइड द स्टेट, ये सब में कुछ फायदा नहीं है। रिसीव फ्रॉम एजेंट प्रिंसिपल स्टेटस आउटसाइड स्टेट, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, goods held in stock and not purchased from the unregistered supplier if the purchase he pay tax under the reverse charge। मतलब goods held in stock and not been purchased from unregistered person and if purchased he pay tax under reverse charge। ओ, ये क्या, सुन लो, ठीक बोला। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मान लो कि तुम कोई स्टॉक तुम्हारे पास हेल्ड किया हुआ है, मतलब तुम्हारे पास कुछ सामान खरीद के रखा है, और वो सामान जो है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब समझ में आता है क्या? जिसके पास जीएसटी नहीं है, हम उससे खरीदे हैं सामान। ठीक है। हाँ, वो आदमी से अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदा हुआ है, तुम्हारे पास स्टॉक है, तो तुम जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अगर उसमें भी अगर लेना है तो क्या होगा, अपना उसको टैक्स पे करना होगा पहले उसमें से, फिर उसको ले सकता है। ठीक है। वो छोड़ दो, इतना ये नहीं आएगा, डीप वाला नहीं है। मैंडेटरी टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, एकदम ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान से देख लो क्या मैटर है। ठीक है। मैंडेटरी टू इशू क्या? बिल ऑफ सप्लाई। हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिए,
ठीक है। हम लोग इनवॉइस कैसा बनाते हैं, सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है, कभी भी देखना, कभी भी जीएसटी का बिल जब भी तुम खरीदने जाएगा कोई सामान, तो तुमको देखना ऊपर में, सबसे ऊपर में माथा पे बड़ा बड़ा टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो देखा है तुम लोग? वो तो हम लोग इनवॉइस तो बना भी चुके हैं ना, पहले पहले हम लोग देख भी चुके हैं। ये देखो, मान लो देखो टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है ऊपर में। पार्टी का पहला कौन पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है, टीडीएस नाम के करके कोई कंपनी है। वो किसको बिल कर रहा है, मिस्टर होटल, मेसर्स होटल अमृत राजा को बिल कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स चार्ज कर रहा है, 9%, 14%, 6%, ये सब टैक्स चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये कहाँ गया जी, ये वाला है, यही तो थर्ड डेमो वाला, उठाना होगा, इसको खोलना होगा, ये वाला, नहीं ये वाला। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, मैंडेटरी टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, मतलब आप एकदम एकदम मैंडेटरी है, आप लोग के लिए भी मैंडेटरी है, एकदम ध्यान में दिमाग में घुसा लो। क्या है, बिल ऑफ सप्लाई बनाना है, टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते आप। क्या नहीं बना सकते हैं, टैक्स इनवॉइस क्या बनाइएगा, बिल ऑफ सप्लाई। अगर टैक्स इनवॉइस बना दिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है वो कृष्ण जी का जन्म स्थल जाने से। ठीक है, समझ में आया ना, है जेल जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आप क्या बना दिए, टैक्स इनवॉइस बना दिए, तो यहाँ पर क्या बनाना है, कंपोजिशन स्कीम वाला कभी भी सामान बेचेगा तो क्या में बेचेगा, बिल ऑफ सप्लाई में बेचेगा, टैक्स इनवॉइस में नहीं बेचेगा। और क्या है, देखो, और नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, मतलब क्या, सप्लाई आप जो कर रहे हैं ना, उस पे टैक्स वो नहीं ले सकता है, टैक्स आपसे नहीं लेगा। समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पर हमको बतलाओ तुम जरा, ये वाला है मान लो इनवॉइस, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखाएगा, सबसे ऊपर में क्या लिखेगा, यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा। ठीक है, बाकी सब ये सब सेम रहेगा, ये यहाँ पर भी सब सेम रहेगा, एचएसएन भी रहेगा, जीएसटी रेट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्या कि हम जीएसटी उससे लेने का हकदार नहीं है, हम उससे जीएसटी नहीं ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में जो है, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, वो जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार नहीं रखता है, सिर्फ जीएसटी पे करेगा, कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या लगा सकता है, नहीं। सीजीएसटी एसजीएसटी हम क्या कर रहे हैं, हम बिल बना रहे हैं ना जी, हम किसको बिल बना रहे हैं, अमृत प्लाजा को, उससे क्या कर रहे हैं, हम टैक्स ले रहे हैं ना। कंपोजिशन स्कीम वाला कभी भी टैक्स नहीं ले सकता है, वो क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। वो खाली क्या करेगा, इतना रुपया जो है ना, इतना ही रुपया लेगा, कितना रुपया, 19,010 रुपया उससे खाली लेगा, ये वाला कभी नहीं लेगा। और उसका टोटल इनवॉइस कितना होगा, इतना 19,010 रुपया, ये वाला सब टैक्स फैक्स सब नहीं लेगा। यही है उसका बिल ऑफ सप्लाई का, क्लियर, बिल ऑफ सप्लाई का यही है। मान लो जैसे कि हम एक तो ये कर रहे हैं, देखो एक तो इसका लॉस नहीं होगा, वो देगा टैक्स, देगा टैक्स नहीं देगा तो हाँ, तो ठीक है, एकदम दिमाग तो तेरा काम कर रहा है, वो हम बतलाएंगे, उसमें नुकसान भी है मगर प्रॉफिट भी होता है, आपका बहुत सारा प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है, आपका घर से 1% जा रहा है, मगर उसमें भी तो टैक्स देना पड़ता है, वो सब कैलकुलेशन बाद में समझना। अभी जहां तक है वहां तक समझो, तुम दिमाग काम कर रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है तुम्हारा, जहां तक तुम जैसे बोली लॉस का बात ना, यानी कि तुम वहां तक सोचा कम से कम। एक तो हम ये बना रहे हैं, कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कंपनी, कंपनी का नाम क्या डाल दे, कंपोजिशन है, कहाँ चल गया, बहुत बच्चा लोग नहीं आया,
का वो बकरीद मना रहा है ना, हम समझ गए। बकरीद सब घर गया होगा, ताकि वो सब तो सब तौफीक उफीक सब घर जाता है। ये कहा हो गया जी। देखो तो पीछे से ही लिया क्या, ऐसा तो नहीं। आ गया, यहीं से ही मिल रहा यहीं से ही मिल रहा है ना। अच्छा चलिए, कंपोजिशन स्कीम करके मेरा